यस क्लास, गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी, चलो भाई बैठो फटाफट जल्दी। तो हम लोगों का सेक्शन नंबर स्टार्ट हो गया था भाई, कौन सा? 101। अभी सेक्शन नंबर 101 में वो टाइमिंग कितना था भाई, जल्दी बता दो। क्लियर डेज 21 क्लियर डेज थे, और टोटल अगर बात करें तो कितने थे? 25 डेज। अच्छा, मीटिंग का नोटिस किस किस को जाना चाहिए? ये सबको जाना चाहिए, चपरासी को जाना चाहिए, सबको। किसको? कंपनी के सारे मेंबर्स को, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों को ही। मरने वाले के लीगल एयर को, जो दिवालिया हो गया उसके ऑफिशियल रिसीवर को, उसके अलावा ऑडिटर को, एज वेल एज डायरेक्टर्स को। बराबर, चलिए। और ये भी अपने बात कर ली थी कि अगर किसी को नोटिस नहीं मिला तो वैसे तो मीटिंग या नोटिस इनवैलिड होती है, बट अगर ये प्रूव हो गया कि एक्सीडेंटल ओमिशन है तो फिर मीटिंग क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। ये भी कुछ पॉइंट अपन लोगों ने कर लिए थे, तो यहां अपना एक पॉइंट आकर के तो खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये जो पॉइंट नंबर 9 अपने को दिया इतना लंबा चौड़ा, ये इन्होंने कुछ नए रूल्स बना दिए कि अगर कोई भी नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से देना है तो उसके लिए क्या रूल्स यहां पे काम करेंगे। बराबर, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से नोटिस सेंड करने के लिए अलग से कुछ रूल्स हैं जो अपने को एक बार देखने पड़ेंगे। पहले कोई टाइम पे एक दो बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया था, सारे रूल्स लिखो। अभी चांसेस बहुत कम है कि एक साथ इतना बड़ा कोई क्वेश्चन हम आए, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ टॉपिक वॉपिक आ जाए तो एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, क्या बोला है सबसे पहले? कंपनी अगर चाहे तो नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकती है। अपने बेसिकली मेथड पढ़े कौन से थे? या तो बेसिकली ऑर्डिनरी पोस्ट से, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं था, या तो पर्सनली देगी, या ऑर्डिनरी पोस्ट से देगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजेगी। रजिस्टर्ड पोस्ट वाला पॉइंट कब था? जब मेंबर जो है वो कंपनी के पास में पैसा डिपॉजिट कर दे, रिक्वेस्ट करे, तभी अपनी ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे थे, अदरवाइज नहीं। तो ध्यान रखना है। तो कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करे। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का मतलब क्या होता है ये भी एक इन्होंने दिया, एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथोराइज एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। बढ़िया चीज है। मतलब ऐसा एक सिस्टम कंपनी अपने पास में डेवलप करेगी, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन, सामने वाले को मिलने का अपने पास में क्या आ जाए? कंफर्मेशन। रिकॉर्ड्स अपने पास में रहे कम्युनिकेशन का, एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच कम्युनिकेशन एट द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर। तो जो भी उसने ईमेल आईडी अपने को दिया होगा, आजकल बल्क मैसेज की तरह बल्क ईमेल भी होते हैं, तो बल्क में ईमेल जाएगा और ऐसा सिस्टम रहेगा जैसे कंपनी के पास में भी इस चीज का रिकॉर्ड रहे कि ये इंफॉर्मेशन हमने वहां पे भेज दी है। ठीक है, किस एड्रेस पर? जो लेटेस्ट में मेंबर ने कंपनी को प्रोवाइड किया होगा अपना ईमेल आईडी। तीसरा पॉइंट, अब सेंड कैसे करना है समझो। अब मेल के थ्रू अपन जब सेंड करेंगे तो पहला तरीका टेक्स्ट मैसेज, क्या कहते हो? फिर मेल के अंदर ही डायरेक्टली टेक्स्ट प्रिंट हो गया। सेकेंड नंबर, आपके पास अटैचमेंट लगा सकते हो कोई भी। बराबर, जैसे पीडीएफ है वो आपने उस मेल के साथ में कर दिया, अटैच कर दिया। तो पहला तरीका मेल में ही टेक्स्ट कर दो, दूसरा तरीका अटैचमेंट कर दो, तीसरा तरीका एक और हो सकता है, एज ए नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग सम यूआरएल, कोई लिंक प्रोवाइड कर दो उसको उस मेल के साथ में। जब उस पर जाकर क्लिक करेगा तो मीटिंग का नोटिस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो तीन तरीके अपने पास में, बहुत सिंपल, या तो टेक्स्ट फॉर्म में दे दो, या अटैचमेंट फॉर्म में दे दो, या शॉर्ट में एग्जाम में लिख देना यूआरएल दे दो। ठीक है, तो ये अपने पास में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिंक हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। चलो, अभी कंटेंट्स क्या रहेंगे? कंटेंट इसके वही रहेंगे जो नॉर्मल नोटिस के होते हैं। बराबर, कंपनी का नेम वगैरह आ गया, और टाइप ऑफ मीटिंग आ गया, डेट आ गया, और जो कुछ भी अपन नॉर्मल मैसेज में लिख रहे थे वो सब इसके अंदर भी होगा। कंटेंट तो पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, सेम ही रहता है। चलो, अब पीडीएफ फॉर्मेट में अगर सेंड कर रहे हो अटैचमेंट, तो इफ नोटिस इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ एन अटैचमेंट टू ईमेल, सच अटैचमेंट शैल बी इन पीडीएफ। पहले बता चुका हूं आपको कि अटैचमेंट अगर भेज रहे हो तो पीडीएफ में होगा, नॉन एडिटेबल फॉर्मेट टुगेदर विद अ लिंक और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। साथ में इंस्ट्रक्शन भी भेज दो कि पीडीएफ अगर नहीं ओपन हो रही है तो कैसे करोगे, कैसे पढ़ोगे, वो सब भी भेज दो। इतना लिखने का जरूरत नहीं भी, सिंपली आप जो अटैचमेंट भेजोगे वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रीडेबल, नोटिस मेड अवेलेबल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक लिंक या यूआरएल हैज टू बी रीडेबल, है ना, एंड द रिसिपिएंट शुड बी एबल टू ऑब्टेन एंड रिटेन कॉपीज।
यूआरएल लिंक अगर ओपन करे तो आराम से रीडेबल हो, कॉपी लेना चाहे तो कॉपी ले सके। द कंपनी शैल गिव द कंप्लीट यूआरएल एड्रेस ऑफ द वेबसाइट एंड फुल डिटेल्स हाउ टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। कंपनी ये मान के चलती है कि मेंबर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि भाई यूआरएल लिंक कैसे ओपन होगा, क्या होगा, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल इसके अंदर प्रोवाइड करना चाहिए, सारा का सारा। या आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाई यूआरएल लिंक से कैसे फाइल ओपन करोगे, कैसे उसका कॉपी वॉपी लोगे, ये सब भी अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, टाइम लिमिट फॉर अवेलेबिलिटी, कब तक वहां पे अवेलेबल रहना चाहिए भी चेक करो, फटाफट से जल्दी चेक करो क्या लिखा है। द नोटिस इज टेकन टू बी सेंड ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इज सेंड। समझना भाई, जिस दिन अपन ने यहां से नोटिस भेजा, मान लिया जाता है उस दिन हमारा डिस्पैच हुआ, ईमेल है ना भाई, तो मेल के थ्रू जिस दिन भेजा उसी दिन कम्युनिकेशन मान लेते हैं, और ये अवेलेबल रहेगा इलेक्ट्रॉनिक लिंक या यूआरएल पर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। देखो, अगर आपने अटैचमेंट के थ्रू भेजा है तो उसके पास है ही है, अगर आपने टेक्स्ट के थ्रू भेजा है तो भी उसके पास हमेशा ही है, लेकिन यूआरएल अगर भेजा है तो उस लिंक पर अवेलेबल कब तक रहना चाहिए नोटिस, जब तक मीटिंग का कंक्लूजन नहीं हो जाता। बराबर, बहुत बेसिक से रूल है। देयर शैल बी, अच्छा टेक्स्ट में अगर भेज रहे हो तो क्या लिखा है, देयर शैल बी नो डिफरेंस इन द टेक्स्ट ऑफ फिजिकल वर्जन ऑफ द नोटिस एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन एक्सेप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। एक ही बात हो गई, पहले भी आ चुका था, नोटिस का फॉर्मेट लिखने का तरीका सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा नॉर्मल नोटिस का होता है, बस तरीका अलग हो गया। वहां अपन ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज रहे थे या पर्सनली दे रहे थे, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हैं, बाकी सेम है। अब ये मेल भेजोगे कैसे, पहला तरीका इन हाउस फैसिलिटी, कंपनी का खुद का ही कोई सॉफ्टवेयर डेवलप है उसके थ्रू भेज सकती है, और कंपनी चाहे तो थर्ड पार्टी एजेंसी का सर्विसेज ले सकती है जो बल्क में ईमेल भेजे। तो या तो किसी एजेंसी का सर्विस ले लो जो आपको प्रोवाइड कर दे, इतना बल्क में इतना पैसा लगेगा, हम आपके मैसेजेस भेज देंगे, या कंपनी खुद ही अपना कोई इन हाउस फैसिलिटी डेवलप कर ले। The email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the records of company. Person entitled का मतलब वही जो भी मैंने पूछा था, कंपनी का ऑडिटर, डायरेक्टर, मेंबर, वो सारे लोग होते हैं entitled to get notice. Now, opportunity to register email, इसमें क्या बोला है? The company has to provide an advance opportunity at least once in a financial year. साल में एक बार एक अपॉर्चुनिटी देती है इस बात के लिए कि आप अपना मेल आईडी कंपनी के पास में रजिस्टर्ड करवा दो, अगर पहले से नहीं है तो पहले से है, और अगर चेंज करना है तो चेंज करवा दो, है ना। टू द मेंबर टू रजिस्टर इज ईमेल एड्रेस, या चेंजेस करने हो तो दे रहे हैं, एंड सच रिक्वेस्ट में बी मेड बाय ओनली दोज मेंबर हु हैव नॉट गॉट देयर मेल आईडी रिकॉर्डेड, और अपडेट या फ्रेश ईमेल आईडी जो देना चाह रहे हैं। बात एक ही होगी, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो चाहते हैं कि अपडेट करवाना हो तो करवा दो, जिनका ऑलरेडी नहीं है वो चाहते हैं फ्रेशली उनको देना है तो आप वो दे दो, जैसा आपको ठीक लगे। साल में एक बार चांस मिलेगा, वेदर प्रोवाइड करने के लिए, वेदर अपडेट करने के लिए, या नया देने के लिए, जो कुछ भी है, ठीक है। सेंडिंग ऑफ नोटिस वाया ईमेल शेल बी सब्जेक्ट टू सच ऑप्शन बीइंग कंफर्म बाय द मेंबर एंड ईमेल एड्रेस बीइंग अपडेटेड इन राइटिंग एटलीस्ट 30 days प्रायर टू डिस्पैच ऑफ नोटिस। इस पॉइंट का मतलब क्या है, sending of notice via email shall be subject to such option being confirmed by the member and email address being updated in writing at least 30 days prior to dispatch a notice. डिस्पैच करने के 30 दिन पहले ईमेल रजिस्टर हो जाना चाहिए, बराबर। वो साल में एक बार टाइम दे रहे हैं ना, फिर वो गया और ये गया है, बोलो वो तो आपके पास ऑप्शन है कि साल में एक बार आप अपडेट कर सकते हो। ये नोटिस से 30 दिन पहले और क्या कर रहे हैं हम, एक बार वापस है, ये कंपनी उससे कंफर्म कर रही है, वो कंपनी को कंफर्म कर रहा है, बोलो इसका मतलब है सेंडिंग ऑफ नोटिस वाया ईमेल शैल बी सब्जेक्ट टू सच ऑप्शन बीइंग कंफर्म्ड बाय द मेंबर। मेंबर इसको कंफर्म कर दे कि हाँ भाई 30 दिन डिस्पैच के कम से कम 30 दिन पहले की यही उसका ईमेल आईडी है, इसको कंफर्म भी करेंगे, ठीक है। If a member entitled to receive notice fails to provide or update relevant email ID, उसने अगर अपना ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया, कंपनी shall not be in default for not delivering notice via email। हम ये नहीं कह रहे कि ईमेल आईडी नहीं है तो नोटिस नहीं भेजेंगे। अगर ईमेल आईडी नहीं है, ऑर्डिनरी पोस्ट से तो भेज ही रहे ना आप, या पर्सनली कोरियर के थ्रू तो भेज रहे हैं, लेकिन आपका ईमेल आईडी है, लेकिन आपने अपडेट नहीं किया और वो ईमेल आईडी अब काम नहीं ले रहे हो आप, ठीक है, और हमने उस ईमेल आईडी पे भेज दिया, तो कंपनी की फॉल्ट इसके अंदर नहीं मानी जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है।
ठीक है. इन सच केसेस, मतलब ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, द कंपनी शेल नॉट बी अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फिजिकल कॉपी ऑफ नोटिस. मेल भी करें और पोस्ट भी करें नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा. लेकिन अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड बाय द मेंबर इन राइटिंग बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग. मतलब अगर मेंबर मीटिंग से पहले रिटर्न में ये रिक्वेस्ट करे कि नहीं मुझे इसका फिजिकल कॉपी भी आप दो, तो हम प्रोवाइड कर देंगे उसको. नहीं तो कोई भी एक मेथड मेल से भेज दिया तो हम फिजिकल कॉपी भेजने के लिए बाउंड नहीं है. प्रूफ ऑफ सेंडिंग क्या रहेगा, ऊपर ही आ चुका था. हम जो सिस्टम यूज करेंगे नोटिस सेंड करने का वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास में सारा रिकॉर्ड हो. अच्छा, रिकॉर्ड में भी क्या होता है, किन किन चीजों का रिकॉर्ड हो रहा है कि हमने यहां से सेंड कर दिया, या आपने वहां से रिसीव हो गया, या नॉन डिलीवर अगर हुआ है तो वो भी हमारे पास में क्या रहे, रिकॉर्ड रहे. और किस वजह से हुआ. पहले क्या होता था, अभी आजकल तो अपने व्हाट्सएप हो गए. पहले हम लोग जब व्हाट्सएप नहीं थे तो स्टूडेंट को मैसेजेस भी करते थे बल्क मैसेज सिस्टम के थ्रू. ठीक है, भी एक साथ सारे टेक्स्ट मैसेज जाते थे सारे स्टूडेंट के पास में, और बल्क कोई छुट्टी का, एडमिशन का, या कुछ भी मैसेज है वो हम भेजते थे टेक्स्ट के थ्रू. तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को नहीं मिलता तो आते कि हमारे पास मैसेज ही नहीं आया. तो हमने कहा भी अपना रिकॉर्ड चेक करते हम लोग, और उसमें फैसिलिटी होती कि भाई ये हमने 200 लोगों को भेजा है, उसमें से 190 को डिलीवर हो गया, 10 को नहीं हुआ. अब 10 में से भी 2 का ये आ जाता कि नेटवर्क एरर की वजह से नहीं हुआ, और रिमेनिंग 8 ने करवा रखा था DND, डू नॉट डिस्टर्ब वाला. तो जब आपने अपने फोन में वो एक्टिवेट कर रखा है तो फिर हमारा मैसेज आपको नहीं जाएगा. तो हमारे पास इस बात का सबूत होता कि हमारे इधर से तो गया भाई, तुम्हारी गलती की वजह से तुमको नहीं मिला है. तो ऐसे ही कुछ यहां पे भी है. When notice or notification of availability of notice are sent by mail, the company should ensure that it uses a system. ऐसा एक सिस्टम यूज करो which produce confirmation of the total number of recipient email. टोटल नंबर, कितने लोग हैं जिनको मैसेज गया, एंड अ रिकॉर्ड ऑफ ईच रिसिप्टेंट टू होम द नोटिस हैज बीन सेंड. कितने लोगों को भेजना चाहिए था, टोटल मेंबर्स कितने, और कितने लोगों को गया. ठीक है, अ कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड एंड एनी नोटिस ऑफ एनी फेल्ड ट्रांसमिशन, जो भी मैंने कहा किसी वजह से नहीं गया, एंड सब्सिक्वेंट रीसेंडिंग, ये भी कि वापस हमने उनको भेजा, बी रिटेन्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज प्रूफ ऑफ सेंडिंग. तो सिस्टम ऐसा हो जिसमें सारी चीजें हो. टोटल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट नोटिस, टोटल सेंड कितने किए, प्लस फेलियर टू सेंडिंग, प्लस रीसेंडिंग. मतलब अपने मन से आप लिख सकते हैं इन सारे वर्ड्स को, ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास में रहने चाहिए. द कंपनीज ऑब्लिगेशन शेल बी सेटिस्फाई व्हेन इट ट्रांसमिट द ईमेल. हमने भेज दिया, हमारी लाइबिलिटी खत्म. एंड द कंपनी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फेलियर इन ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल. ये क्या हो सकता है, अगर कोई नेटवर्क की फेलियर है, या जैसे अपने आजकल होता है ये लोग नेट बंद कर देते हैं टाइम टाइम पे, बार बार कहीं कुछ हुआ, पेपर हो रहे हैं, कोई एग्जाम हो रहे हैं, नेट बंद, कर्फ्यू लग गया था अभी तो नेट बंद. तो ऐसे में मान लो हमने तो यहां से मेल कर दिया, लेकिन जो जिस जगह पे मेंबर है उस एरिया का ही अगर नेटवर्क ही बंद है पूरे, और उसको अगर मेल सबमिट नहीं होता है तो इसमें कंपनी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो सिचुएशन कंपनी के कंट्रोल के बाहर की है. ठीक है, अवेलेबल ऑन वेबसाइट. द नोटिस ऑफ GM ऑफ द कंपनी शैल बी, साथ में साइमल्टेनियसली कहां पे रहेगी, प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाई वेबसाइट की है, लिस्टेड कंपनीज के केस में ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज जो है उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहता है. कंपनी का कोई भी मीटिंग होता है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि कंपनी का AGM उस दिन होने वाला है, तो उधर भी रहेगा. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. तो आजकल एक साथ बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है ना, आने के चांसेस हैं. अपने क्वेश्चन 4-5 नंबर से ऊपर के नहीं आते हैं. पहले जब 10-12 नंबर के क्वेश्चन आया करते थे एग्जाम में, तब एक साथ आता था. अब ये पुराना भी हो गया है. अब की बात है जब नया सिस्टम आया था, 2014 के है ना रूल्स ये. हाँ, तो अब तो पुराने हो गए. तो कोई भी MCQ अगर इस पे बने तो अपन थोड़ा सा ध्यान में इसको रख करके जा सकते हैं. यहां पे सेक्शन नंबर 101 हुआ खत्म. अब 96 से लेके 100 तक थे मीटिंग्स के सेक्शन. यहां से मैंने आपको कहा बेसिक सेक्शन चल रहे हैं जो सारी मीटिंग्स पे लगेंगे. उनमें पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म हुआ, नोटिस ऑफ द मीटिंग 101. अब मुझे बताओ, मीटिंग में कितने तरह के बिजनेस हम लोग करते हैं? 2 टाइप के. नाम बता दो सर. एक ऑर्डिनरी होता है, दूसरा हमारा स्पेशल बिजनेस होता है. ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ कौन सी मीटिंग में होते हैं सर? AGM में होते हैं वो, बराबर. और EGM में जो होते हैं वो सारे स्पेशल होते हैं.
और एजीएम में अगर आपने 4 ऑर्डिनरी के अलावा कुछ भी किया तो सारे स्पेशल, और ईजीएम में जो कुछ भी किया सारे स्पेशल। तो यहां से आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। यहां तक ये आपको मैं एजीएम के साथ ही कवर करवा चुका हूं, पूरा का पूरा पॉइंट कवर हो चुका है। ऑर्डिनरी क्या होता है, स्पेशल क्या होता है। और एजीएम में ही अगर रिटायर्ड डायरेक्टर की जगह पे किसी नए को अपॉइंट करोगे, रिटायर की जगह पे किसी को और को करोगे, तब तो हो जाएगा ऑर्डिनरी। और किसी नए को लाओगे, वो यहां लिखा हुआ है। अगर आपने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया तो ऑर्डिनरी है, लेकिन ईजीएम में कर दिया तो स्पेशल हो जाएगा। तो वही सारे एग्जांपल यहां दे रखे हैं। ऑडिटर का भी दे दिया था मैं। अगर एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हो तो ऑर्डिनरी बिजनेस है। अगर उसने रिजाइन कर दिया है और उसकी जगह पे नए को ईजीएम में ला रहे हो तो वो स्पेशल बिजनेस हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल अपन वहां से कर चुके हैं। अब यहां से अपने को जो करना है वो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी अच्छा पार्ट है। और अभी इस पे आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा। अगर क्वेश्चन बना तो फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का, जो अब तक 6 से 7 बार आया। इस टॉपिक से अगर आया तो उस क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। वो फिक्स टर्म है, खाली सिचुएशन चेंज कर देंगे, बाकी वही टाइप है, वही आंसर है, तो आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन बताता हूं। यहां पे लिखा है इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस। याद रखिएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में ये कभी भी नहीं जाता है। स्पेशल बिजनेस अगर कर रहे हो तो द नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग शैल कंटेन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गिविंग द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स। बोले दो एजीएम में 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, तब ये नहीं जाना है। लेकिन 4 के अलावा कुछ और किया तो ये साथ में अटैच हो जाएगा। प्लस ईजीएम के साथ में, तो ईजीएम के नोटिस के साथ में ये भेजना कंपल्सरी है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपने ये नहीं भेजा तो मीटिंग जो है वो कैसी हो सकती है, इनवैलिड डिक्लेयर हो सकती है। आगे पढ़ लेंगे भी अपन। द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वुड मेक द मीटिंग इनवैलिड। बराबर, तो उसको भेजना बहुत जरूरी है। अब इसमें होता क्या है, 4 आइटम्स इसमें होता है भाई, 4 आइटम्स। 4 में से सबसे इजी पॉइंट है नंबर बी। पहले बोलो, जो सबसे कॉमन है, जो हर बार मैंने आपको मीनिंग ये बी वाला ही बताया है। चेक करो क्या लिखा हुआ है। डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड फैक्ट्स that may be enable member to understand the meaning, scope and implication of the item of business and to take decision thereon. पहला point, company have to send details about the subject matter so that member can understand the topic and take decision on it. एकदम आसान लैंग्वेज बना सकते हो आप। जैसे कंपनी को बायबैक करना है तो कंपनी ने नोटिस में लिख के भेज दिया, भाई नोटिस क्यों बुला रहे हो, टू बायबैक ऑफ 10% शेयर्स, 20% शेयर्स, मैक्सिमम 25% कर सकते हैं। अब मेंबर क्या जानना चाहेगा, क्यों कर रहे हो, पर्पस क्या, उसके इफेक्ट्स क्या, बराबर, और उसके अलावा कितना रेशियो, कितना बायबैक, कितने परसेंटेज में करना चाह रहे हो, कितने रिजल्ट्स पड़े, तो वो सारा डिटेल अपन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डाल करके भेजेंगे, है ना। सपोज करो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना चाह रही है, उसके लिए भी एसआर पास होता है, वो भी एक तरह का स्पेशल बिजनेस में होगा। तो क्या क्या बताएंगे, उसमें तो पढ़ा भी था अपन ने, सेक्शन 54 में लिखा हुआ था किसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस प्राइस पे दे रहे हो, बदले में वो अपने को क्या दे रहा है, उन शेयर्स की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, वो सब डिटेल आपको बना करके भेजना पड़ेगा। ये सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में होता है। तो सबसे कॉमन आपका बी पॉइंट है जो डायरेक्ट इसके नाम से मीनिंग अटैच कर सकता है, डायरेक्ट नाम से पता लग रहा है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोले दो एक्सप्लेनेशन अबाउट सब्जेक्ट मैटर, क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं भाई, ये थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, समझना, द नेचर और कंसर्न और इंटरेस्ट वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड द मैनेजर, अगर कोई है तो, या एवरी अदर केएमबी या इनका कोई भी रिलेटिव। सर इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कंपनी मीटिंग में कोई ऐसा मैटर डिस्कस करने जा रही है जिसमें इनमें से किसी का कोई भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल अदरवाइज कुछ भी समझो, तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
बहुत सिंपल सा काम है सर। कैसे? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड ये चाहती है कि भी हम यहां पे पूरे फर्नीचर का रिनोवेशन डालेंगे। ठीक है, एक्सेल ने सोचा कि भाई ये तैयार हो रहा है, नीचे के रूम्स तैयार हो रहे हैं, फर्नीचर तैयार हो रहा है, तो हम इसको सारा का सारा रिनोवेशन डालेंगे। और रिनोवेशन के लिए हमको किसी न किसी फर्म को या कंपनी को देना है इसका कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहा मुझे? कॉन्ट्रैक्ट देना है। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक तरीका तो ये है कि टेंडर्स वगैरह मंगवाए, वो किया, ऐसा किया, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर लिया। वो सब जनरल मीटिंग में तो होगा नहीं, ये सब काम तो आपको पहले से क्या करना है। अब कंपनी के आर्टिकल्स में क्लियर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी 1 करोड़ से ज्यादा का काम है, मान लेते हैं कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा है, 1 करोड़ से ज्यादा का काम है तो शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा, 1 करोड़ से कम का होता तो बीओडीएस खुद ही कर लेते, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर का है तो हमको जनरल मीटिंग में बुला करके मेंबर का कंसेंट लेना पड़ेगा। बोले तो स्पेशल बिजनेस हो गया। अब मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम बता देंगे क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या फायदा होगा, वो सब तो ठीक है। अब सवाल ये कि बीओडीज ने अपने हिसाब से एक फर्म को डिसाइड किया कि यार ये फर्म को हम ये सारा ऑर्डर देने वाले हैं। ठीक है, अब खासा क्या, उस फर्म की खासियत क्या हो सकती है, उसमें हमारे किसी डायरेक्टर का या किसी केएमडी का या उसके रिलेटिव का कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। सपोज करो जैसे मितेश मेहता सर का हैंडीक्राफ्ट का फर्म है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना ये सारा ऑर्डर सर को ही दे दें। तो मितेश मेहता सर का जो एलएलपी है मैपल क्राफ्ट, हमने उसी को ये सारा का सारा ऑर्डर दे दिया। समझ गए? हमने क्या कर दिया, सारा का सारा ऑर्डर उनको दे दिया। तो बताओ हमको ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज एक्सेल कॉमर्स एकेडमी का डायरेक्टर उस फर्म से भी कनेक्टेड है जिसको हमने ये सारा ऑर्डर दिया है। तो हम यही तो कह रहे हैं आपको। देखो क्या बोला है, द नेचर और कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ, आइटम का मतलब जो मीटिंग में ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हो उसमें किसका इंटरेस्ट, या तो कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर का, या किसी के एमपी का, किसी रिश्तेदार का था। अगर रिश्तेदार का है तो वो फाइनेंशियल और अदरवाइज वाला मैटर लग गया उसमें। हमने पढ़ा ना फाइनेंशियल और अदरवाइज। अगर मितेश मेहता सर खुद ही उस दूसरी फर्म के पार्टनर हैं तो डायरेक्ट इंटरेस्ट हो गया फाइनेंशियल वाला। लेकिन सर की कोई रिलेटिव जो है, वो मान लो सर के ब्रदर हैं, वो उस फर्म के डायरेक्टर हैं या उस फर्म के पार्टनर हैं, और हमने उस फर्म को ऑर्डर दे दिया, तो मितेश सर का डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो है ना। वो जो अदरवाइज वर्ड लिखा हुआ है इनडायरेक्ट तो है यार, भाई को काम दिलवा दिया। तो ऐसा अगर कुछ भी, अच्छा सबसे बढ़िया बात, हम मना नहीं कर रहे हैं कि काम नहीं दे सकते हो आप, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, डिस्क्लोज करो, बाकी डिसाइड तो मेंबर करेंगे, क्योंकि इस पे अपने को मेंबर का कंसेंट चाहिए है। तो ऐसा ऑर्डर अगर आप दे रहे हो तो यू हैव टू डिस्क्लोज इन मीटिंग। मीटिंग में बता दो कि भाई ये करें, मेंबर्स लोग उस पर क्वारी करेंगे, इन्हीं को क्यों दिया, दूसरे को क्यों नहीं दिया। हमारे पास जवाब होगा कि भाई ये देख लो, हमने टेंडर मंगवाए थे, उनमें ये रेट्स थी, ऐसा था, जो कुछ भी हो। और अगर मेंबर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बाद में जाके मेंबर लोग ऑब्जेक्शन नहीं करें कि आपने इंटेंशनली इन्हीं को ऑर्डर दिया, कंपनी का पैसा उधर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए कंपनी लॉ कहता है कि सारी चीजों को डिस्क्लोज करो। ठीक है, ऐसा ही एक पॉइंट तीसरा है सी वाला, और मेन अपने को ए और सी में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखना, डिस्क्लोज अबाउट शेयर होल्डिंग, हाउएवर वेयर एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द कंपनी। समझना भाई, ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है, जिसके लिए ये सेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, यहां पे 2 कंपनीज की बात आने वाली है, जिसके ऊपर जिसकी मीटिंग हो रही है। चलो ऐसा ले लेता हूं, जिस कंपनी का मीटिंग में प्रपोजल पास हो रहा है, ये उस कंपनी की बात हो रही है। रिलेट टू और अफेक्ट एनी अदर कंपनी, इसलिए मैंने कहा था 2 कंपनीज है यहां पे। पॉइंट नंबर ए और सी का पहला डिफरेंस यहीं से आ गया। बोलो हाँ, पॉइंट नंबर ए में एक तरफ तो हमेशा कंपनी ही रहेगी भाई, क्योंकि सेक्शन ही कंपनी लॉ का है। लेकिन हमारी डीलिंग किसके साथ हो सकती है, किसी इंडिविजुअल के साथ भी, किसी फर्म के साथ भी, किसी कंपनी के साथ भी, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के साथ भी, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के साथ भी, किसी एचयूएफ के साथ भी, किसी एलएलपी के साथ भी, किसी के साथ हो सकती है। पॉइंट नंबर ए में क्या कहते हो, कुछ स्पेशल लिखा है क्या? सिर्फ इतना लिखा है कि जो भी आइटम उस कंपनी के मीटिंग में डिस्कस हो रहा है, उसमें अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्लोज करो।
तो जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं वो इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, हमारी कंपनी जिसके साथ डील करने जा रही है वो खुद भी एक कंपनी है, ठीक है। एंड इफ प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर, सेम वही चीज, एंड केएमपी ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी, मतलब जिसकी मीटिंग हो रही है उस कंपनी की बात हो रही है, हैव 2% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, मतलब इस फर्स्ट कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी के पास में उस सेकंड वाली कंपनी के 2% या ज्यादा का शेयर होल्डिंग अगर है, पेड अप शेयर कैपिटल कोई भी है, इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लिखा है, कुछ भी हो सकता है, देन इट शेल बी सेट आउट इन द स्टेटमेंट। तो ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 2% से कम अगर शेयर होल्डिंग हुई तो नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट में करना है क्या? फंसेंगे कहा? इधर लॉ बनाने वालों ने एक जगह फंसा दिया हमने, वो कहां फंसा दिया? अभी मैंने कहा मान लीजिए मितेश सर की जो दूसरी है वो भी वैसे एलएलपी है, दूसरी फर्म जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, मैं मान लेता हूं कि वो दूसरी फर्म भी कंपनी है। अब एक तरफ एक्सेल कॉमर्स एकेडमी जिसके वो डायरेक्टर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, दूसरी तरफ मान लो मैपल क्राफ्ट हो गया जो एक कंपनी है मान लेते हैं। अब सवाल ये, उसमें अगर उस दूसरी कंपनी जिसको हम ऑर्डर देने जा रहे हैं, अगर मितेश सर के पास उसका 3% का होल्डिंग है, तो पॉइंट नंबर सी कहता है डिस्क्लोज करो। लेकिन मैं कहता हूं अगर 1% ही हुआ तो सी वाले पॉइंट के हिसाब से तो माना नहीं करना है, लेकिन ए वाले पॉइंट के हिसाब से तो करना पड़ेगा। यहां पे कई सारे ऑथर्स अलग अलग व्यू है भाई, कई सारे टीचर्स का भी अलग अलग व्यू है। लॉ ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ टीचर्स ये मानते हैं कि शेयर होल्डिंग वाले में सिर्फ सी ही पॉइंट लगना चाहिए, यानी 1% अगर है तो डिस्क्लोज करना ही नहीं है। क्यों करना, जब शेयर होल्डिंग का पॉइंट ही अलग बना दिया तो करें क्यों डिस्क्लोज? कुछ का ये मानना है कि माना शेयर होल्डिंग 1% की है लेकिन इंटरेस्ट तो है, तो इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करो। पर वापस आर्ग्यू ये आता है कि जब डिस्क्लोज करना ही है फर्स्ट वाले पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट को बनाने की जरूरत क्या है? तो उस हिसाब से ज्यादातर ये माना जाता है कि अगर शेयर होल्डिंग है तो आपको सी वाला पॉइंट देखना है। कब डिस्क्लोज करना है? 2% या मोर हो तभी डिस्क्लोज करोगे, उससे कम है तो डिस्क्लोजर करना ही नहीं है। लेकिन शेयर होल्डिंग के अलावा कुछ है, वो सामने वाला फर्म है, कंपनी है, सॉरी कंपनी नहीं, इंडिविजुअल या कुछ भी है, और कोई भी इंटरेस्ट अगर जुड़ा है तो आपको डिस्क्लोज वहां पे करना चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा पॉपुलर व्यू है। अच्छा, डी पॉइंट तो बहुत ईजी हो गया, मेन तो 3 ही पॉइंट थे। चौथा पॉइंट तो टाइम एंड प्लेस फॉर इंस्पेक्शन, वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, time and place where such document can be inspected shall be specified in the statement। बाई चांस कोई मेंबर ये कॉन्ट्रैक्ट चेक करना चाहता है, भी एक्सेल और मैपल के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनाने जा रहे हो मीटिंग में रखोगे, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल चेक करना है, कर ले भाई, आजा, टाइम बता दो, प्लेस बता दो, जल्दी से बताओ प्लेस कौन सा होगा, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस होगा, टाइम बता दो, बिजनेस आवर्स 9 से 6 के बीच में कम से कम 2 घंटे तो उसको देने ही देने अपने को, आजा चेक कर ले भाई, कहानी खत्म बस। तो 4 चीजें यहां पे हैं। सबसे पहला, जो भी ट्रांजैक्शन मीटिंग में हो रहा है उसमें अगर प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी का कोई इंटरेस्ट या उनके रिलेटिव का तो डिस्क्लोज कर दो। सेकंड नंबर, उस सब्जेक्ट मैटर की सारी डिटेल भी डाल दो। तीसरा नंबर, अगर इस बार कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रही है और प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी के पास में 2% और मोर का शेयर होल्डिंग है तो उसको भी डिस्क्लोज कर दो। चौथा नंबर, टाइम एंड प्लेस बता दो जिधर डॉक्यूमेंट को आकर के वो इंस्पेक्ट कर सकता है। ई पॉइंट क्या कहता है, पढ़ के बताओ तो, ई पॉइंट चेक करो। तो मान लीजिए इन्होंने इन केस नॉन डिस्क्लोजर डिस्क्लोज ही नहीं किया जो ऊपर करना चाहिए था, या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर हुआ किसी स्टेटमेंट का, तो प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर और अदर केएमपी विच रिजल्ट इनटू एनी बेनिफिट फॉर देमसेल्फ और रिलेटिव शैल हैव टू बी कंपनसेटेड। उससे तुमने जो भी फायदा कमाया, जो भी प्रॉफिट लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट जो भी कमाए, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, जो भी प्रॉफिट्स कमाए वो तुमको क्या करने पड़ेंगे, वापस कंपनी को कंपनसेट करने पड़ जाएंगे। ये इसमें उन्होंने एक बड़ा पॉइंट लगा दिया, ठीक है। एडिशनल का पहला पॉइंट तो मैंने पढ़ लिया। अगर आपने ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाया तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन सेकंड पॉइंट भी आप जानते हो, अगर रिक्वेस्टनेस की रिक्वेस्ट पे मीटिंग हो रही है
तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको रीजंस बताने ही नहीं है। जब रीजन बताने का फाउंडेशन नहीं है तो साथ में क्या लगाओगे आप? ये उनको एक एग्जम्पशन अपने दे दिया, ये वही कर सकता है भाई जिसने LIC वर्सेस एस्कॉर्ट का केस पढ़ा हो। ठीक है, चलो पेनल्टी चेक कर लो फटाफट। अगर ये अच्छा प्रॉफिट तो वापस करने ही पड़ेंगे, साथ में पेनल्टी और है। प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर केम भी जिसने डिस्क्लोज नहीं किया, कितना पेनल्टी? 50,000 का। और क्या है? 5 times of amount of benefit occurring to the promoter director of KMB या उनका कोई भी रिलेटिव विच एवर इज हायर, मतलब कम से कम 50,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 5 times अमाउंट ऑफ जितना बेनिफिट लिया विच एवर इज हायर। जो भी इनमें से हायर होगा उतना पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। तो देखो ये पेनल्टी किसके पास जाती है ये भी पता होना चाहिए आपको, गवर्नमेंट के पास। तो प्रमोटर कहां फंसेगा? जितना कमाया उतना तो कंपनी को रिटर्न करेगा, प्लस उसके 5 गुना के बराबर पेनल्टी भी उसको पे करना पड़ जाएगा। इसीलिए प्रोविजन अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बड़ा प्रोविजन हो गया। क्वेश्चंस पे आओ तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूं इसका, और ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, बनेगा तो बस यही बनेगा। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट और इसी टाइप पे क्वेश्चन बनेगा, वो टाइप भी बता देता हूं आपको। क्या बोला है देखो, अ कंपनी सर्व्ड अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स मेंबर। ठीक है, द नोटिस स्टेटेड दैट रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एट सच मीटिंग। नोटिस में क्या लिख के भेजा है? शेयर कैपिटल का इंक्रीज के ऊपर कंपनी की रेजोल्यूशन लाने वाली है। अब शेयर होल्डर कंप्लेन्स दैट द अमाउंट ऑफ द प्रपोज्ड इंक्रीज वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। क्या कंप्लेन किया उन्होंने? कितना अमाउंट रेस करना है इसके बारे में आपने कुछ भी नोटिस के अंदर नहीं लिखा, आपको बोला इज द नोटिस वैलिड। अब पंगा क्या होगा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, तो वहीं पे कंफ्यूजन चालू हो जाता है सर इसका आंसर देना क्या है। इसमें कहीं बोला ही नहीं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया। अरे नहीं दिया है, क्यों? मेंबर ने कंप्लेन ही क्या किया है कि कितना अमाउंट, आपने सिर्फ क्या लिख के भेज दिया? प्रपोजल अबाउट इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसने कंप्लेन किया कि कितना कैपिटल बढ़ाना है, आपने नहीं दिया। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, अगर कंपनी ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच किया होता तो उसमें सारी डिटेल होती, कितना बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, क्या है, वो है, सब होती। और जब मेंबर कंप्लेन कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन कंपनी ने कैपिटल की नहीं दी है, इट मींस कंपनी ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच नहीं किया है, सो नोटिस इज नॉट वैलिड। ऐसे इसका आंसर लिंक होगा, समझ रहे हैं? कहीं पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बन नहीं आएगा ना, कहीं पूछेंगे आपको नीचे की बताओ, सीधा यही क्वेश्चन बनेगा और आंसर क्या जाएगा? बिकॉज ऑफ स्पेशल बिजनेस कंपनी मस्ट सेंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलोंग विद नोटिस ऑफ द मीटिंग। सर इसमें पॉइंट कौन सा लिखना है अंदर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का जो सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था ना, कौन सा? बी वाला था शायद, मैटर या सब्जेक्ट, डिटेल्स अबाउट सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि इसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना कोई शेयर होल्डिंग दिख रही है। ठीक है, तो मेनली इसमें कौन सा पॉइंट आपका जो बी वाला है कि आपको नोटिस के साथ में अटैच करना चाहिए स्टेटमेंट, जिसकी डिटेल्स के अंदर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर सो दैट मेंबर कैन अंडरस्टैंड एंड डिसीजन ऑन इट। सो कंपनी हैव टू सेंड। नहीं किया है तो कंपनी यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगी और नोटिस वैलिड नहीं होगा। अब वो क्वेश्चन में चेंज क्या क्या कर सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ना, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, बस इसको चेंज कर देंगे। जैसे तुम्हारे आइटम में मान लो आ जाए, द नोटिस स्टेटेड दैट रेजोल्यूशन टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज विल बी कंसीडर्ड इन सच मीटिंग। मेंबर कंप्लेन दैट द पर्पस ऑफ द चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज नॉट डिस्क्लोज स्पेसिफाइड इन द मीटिंग, कमेंट ऑन इट, बस वो चेंज करेंगे। तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मीनिंग लिखना है एक तो, in case of any special business to be transacted in a meeting, company have to send explanatory statement along with notice। फिर उसमें क्या आता है वो बी वाला पॉइंट लिख दोगे और फाइनल आंसर लिख दोगे। तो खाली चेंज इधर करेंगे भाई, वो कभी ऑब्जेक्ट क्लॉज लगा देंगे, कभी बायबैक लगा देंगे, कभी स्वेट इक्विटी लगा देंगे, कुछ भी। और कोई लाइन ये हमेशा साथ में ये आएगी, शेयर होल्डर ने कंप्लेन किया कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लेन किया, इसका मतलब यही है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। किसी स्टूडेंट ने एक बार बैठ में पूछ लिया, सर क्या पता मेंबर झूठ बोल रहा हो, तो भाई अब वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इस बेस पे आंसर लिखने बैठ गया तो हो गया कल्याण फिर अपना। ठीक है, ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि मेंबर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? क्वेश्चन में अगर गिवन है तो अपने को यही मान के चलना है कि वो सच बोल रहा है और उसके हिसाब से क्या प्रोविजन होना चाहिए वो अपने को आंसर में लिख देना है। ठीक है, ज्यादा अगर खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है।
चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आओ। 10 कौन सा हो गया? ये वाला 2 हो गया। तो अब अगला कौन सा है? 3 का नाम क्या है? क्या है? कोरम। हाँ जी 103 ये है सेक्शन कोरम का। क्या होता है भाई कोरम? जल्दी बताओ सर। मिनिमम मेंबर्स ऑफ मीटिंग प्रेजेंट एट द मीटिंग। मीटिंग को हेल्ड करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? बोलो कितना चाहिए? पब्लिक कंपनी में अगर 1000 तक मेंबर है तो 5, 1000 से ऊपर कितने? 1000 से ऊपर कितने? 5000 तक 15, 5000 से ज्यादा है तो 30 का कोरम चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में तो प्राइवेट कंपनी में टोटल 10 मेंबर हैं, बताओ कोरम कितने का चाहिए? 2 का ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 120 मेंबर हैं, कोरम कितने का चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 198 मेंबर है, कोरम कितने का चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 480 मेंबर है, कोरम कितने का चाहिए? सर नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 200 की। लेकिन हो सकता है कभी 200 से ऊपर भी। एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को वैसे भी अपन 200 का लिस्ट में काउंट नहीं करते हैं। चलो यहां से देखो क्या लिखा है। कोरम रेफर्स टू मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू ट्रांजैक्ट इन अ मीटिंग। पब्लिक कंपनी आप लोगों ने बता दिया, ये रहे 3। प्राइवेट भी आपने बता दिया 2। एक बढ़िया चीज सब जगह देखना, सब जगह लिखा है पर्सनली प्रेजेंट। रूल नंबर पहला, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड इन कोरम। रूल नंबर फर्स्ट, यहीं से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, इसी पे बनेगा कौन काउंट होता है और कौन नहीं होता है। मीटिंग में प्रॉक्सीज कभी भी कोरम रिक्वायरमेंट में काउंट नहीं होंगे। हालांकि प्रॉक्सी का सेक्शन अभी अपने को पढ़ना है, प्रॉक्सी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है सब पढ़ेंगे। पहला रूल यहीं से सीख लो कि प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो पब्लिक कंपनी है, 1000 मेंबर है, तो हमने कोरम रखा हुआ है, वैसे भी लॉ ने रखा हुआ है 5 का, ठीक है। 4 मेंबर पर्सनली वहां पे खुद आ गए और 1 मेंबर और था ई जो खुद नहीं आया, इसने अपना प्रॉक्सी एफ को बना करके भेज दिया प्रॉक्सी। बोलो कोरम हुआ कि नहीं हुआ? लॉ कहता है इधर कोरम प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज कोरम के लिए अपने को कम से कम 5 लोग पर्सनली प्रेजेंट वहां पे चाहिए। अब सुनो, मान लो ई खुद ही आ गया, प्रॉक्सी नहीं आया, 5 लोग खुद आ गए और बाकी मेंबर 995 लोगों ने अपने प्रॉक्सीज भेज दिए हैं, तो भी ये मीटिंग हो सकती है, हमको कोई मतलब नहीं। बाकी भले सारे प्रॉक्सी आ जाओ, हमारे लिए मिनिमम कोरम की रिक्वायरमेंट 5 लोग पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना है। रूल नंबर फर्स्ट। एक और बढ़िया चीज लिखी है, कंपनी में प्रोवाइड लार्जर नंबर इन कोरम इन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आप इस नंबर को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। प्राइवेट पब्लिक दोनों के लिए रूल है। जैसे प्राइवेट कंपनी में हमने कोरम 2 का बोला है, आप 4, 5, 6, 7, 8 जो भी फिक्स से कर लो। सुबह सुनो, प्राइवेट कंपनी ने जिसमें मान लेते हैं 100 मेंबर हैं, उसमें मेंबर का तो कोई रोल है ही नहीं, 2 की जगह हमने 8 मेंबर्स का कोरम रखा है, तो फिर 8 ही आने चाहिए। अब सुनना, एक मीटिंग बुलाई जिसमें 8 की जगह 6 ही आए। अब मीटिंग में झगड़ा हो गया, उसने कहा कि भाई आर्टिकल्स में जब 8 लिखा हुआ है और 6 आए हैं तो मीटिंग नहीं होगी, कोरम नहीं है। कुछ ने कहा नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 से तो ज्यादा ही है ना, और कंपनीज एक्ट में 2 लिखे हुए हैं। हम सेक्शन 6 में पढ़ के आए हैं, अगर कंपनी लॉ खुद कह दे तो आर्टिकल्स कंपनी लॉ को ओवरराइड कर सकता है, और यहाँ पे सेक्शन ने बोल दिया कि आर्टिकल्स में आप अपना डिसाइड कर सकते हो, तो हायर नंबर अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, अब एब्सेंस ऑफ कोरम की जगह पे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज करवा देता हूं, ये वाला को, और इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का काम अपना हो जाएगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। अब इस पॉइंट को पूरा समझ लेना भाई। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड। दूसरा सुनना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नॉट काउंटेड। हाँ, उन एक्सेप्ट मैटर रिलेटेड विद देयर इंटरेस्ट, वो एक अलग ही कंसेप्ट है। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी काउंट होने वाले नहीं है। तो प्रोविजन क्या बनता है, मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम रख दिया हमने ए लिमिटेड, बराबर, और इस ए लिमिटेड के अंदर हमारा कोरम जो है वो मान लीजिए रखा हुआ है 5 मेंबर्स का ही। पब्लिक कंपनी है, 1000 तक मेंबर है, 5 मेंबर का कोरम हमने लॉ के हिसाब से रखा हुआ है, 5 का कोरम है। पहला रूल, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड। अब एक पंगा यहां पे क्या हुआ, इस कंपनी की मीटिंग हुई,
ए बी सी डी, 4 मेंबर तो पर्सनली प्रेजेंट हो चुके हैं, 4 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो चुके हैं। 5th मेंबर जो है हमारे यहाँ पे, 5वें नंबर पे जो मेंबर है वो है टाटा लिमिटेड। मान लेते हैं टाटा लिमिटेड भी हमारी कंपनी के मेंबर है। अब टाटा लिमिटेड खुद तो मीटिंग के अंदर आएगी नहीं, बोलो कौन आएगा? कोई नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। मान लीजिए टाटा कंपनी की तरफ से मेरे को फोन आया कि आप इस मीटिंग को अटेंड कर लो। मैंने बोला भाई अभी समय नहीं है। समय नहीं है तो नहीं है, क्लासेस का प्रेशर है, दूसरे भी बहुत काम है, तो टाइम नहीं है तो नहीं है। तो फिर रतन टाटा जी का फोन आ गया। अब रतन टाटा जी का फोन तो अपन अवॉइड कर नहीं सकते, बात माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी तरफ से मैं इस मीटिंग को अटेंड कर लेता हूं। तो मैं यहां पे आ रहा हूं टाटा कंपनी की तरफ से। अभी बताओ कोरम हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी इससे बताओ कोरम है कि नहीं है? अब यहां पे कोरम है, 100% है। प्रोविजन देखो मेरे साथ, इधर ये रहा भाई, इधर प्रोविजन चेक करना। वो कहां गई अपनी रिक्वायरमेंट कोरम वाली? ये रही। A representative of a body corporate who is authorized to attend meeting is treated as a member present in person and counted for quorum। आ जाओ भाई वापस। अब बढ़िया चीज सुनो, किसी कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो रहा है वो कभी भी प्रॉक्सी नहीं कहलाता है, वो खुद ही मेंबर ही कहलाएगा। उसका रीजन है, सुनो। प्रॉक्सी कोई क्यों अपॉइंट कर रहा है? खुद नहीं आ सकता है, इंडिविजुअल बंदा यार खुद नहीं आ सक रहा है, शादी है, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, मूड नहीं है गर्मी में जाने का, तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि अगर कंपनी हमारी मेंबर है तो वो तो चाह के भी नहीं आ सकती मीटिंग के अंदर, बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ऐसे तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कभी पार्टी नहीं लेगा, कोरम में शामिल ही नहीं होगा। तो इसलिए लॉ ने क्या प्रोविजन बनाया? कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर मानो और उसको कोरम में काउंट करो। एक और चीज बढ़िया समझ लेना, रतन टाटा जी के कहने से मैं रेडी हो गया, लेकिन मेन टाइम पे मान लो मैं नहीं जा पा रहा हूं और मैंने इसको अपॉइंट कर दिया, तू चली जा मेरी जगह पे, ये कोरम में काउंट नहीं होगी, बिकॉज इसको लॉ क्या मानेगा? प्रॉक्सी मानेगा। और ये काउंट नहीं होगी, कोरम में काउंट नहीं होगी। मीटिंग में जा सकती है लेकिन कोरम में काउंट नहीं होगी, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सुनो अगला एग्जाम्पल। तो रूल 1, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड, प्रेफरेंशियल होल्डर्स नॉट काउंटेड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी काउंटेड। अब इस कंपनी में एक और मेंबर हटाता हूं भाई, एबीसी पर्सनली आ गए हैं, मैं चला गया हूं टाटा कंपनी की तरफ से। अभी हमारी कंपनी में इन्फोसिस भी मेंबर है, इन्फोसिस भी है, कंपनी आ नहीं सकती, रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो इन्फोसिस वालों को पता लगा कि मैं टाटा की तरफ से आ ही रहा हूं, कौन गया? आप भी चले जाओ। नहीं, मैं आपकी तरफ से नहीं जाऊंगा, मैं टाटा वालों की तरफ से जा रहा हूं। तो फिर नारायण मूर्ति जी का फोन आ गया। तो नारायण जैसे रतन टाटा है वैसे वो भी सीनियर है इतने, उनको भी मना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहां पे दोनों कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव बनकर चला जाता हूं। अब बोलो भाई, देखो गिनती में लोग हो रहे हैं 1 2 3 4 वैसे तो, लेकिन मैं यहां पे 2 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या कहते हो, ये अलाउड रहेगा? कंपनी के रजिस्टर में जो नाम लिखे जाएंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ गया मान लो टाटा, रिप्रेजेंटेड बाय जयेश भंडारी। 5वें नंबर पे इन्फोसिस, रिप्रेजेंटेड बाय जयेश भंडारी। मतलब मेंबर तो काउंट कितने होंगे? 5 ही काउंट होंगे। रूल नंबर 2 पढ़ो। इफ अ सिंगल इंडिविजुअल, ध्यान से देख लेना, रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपनी, 2 या 2 से ज्यादा को अगर रिप्रेजेंट करता है, ही शैल बी काउंटेड एज 2 or more member present in person or by purpose of quorum। 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2 मेंबर्स मानेंगे। सर ऐसे तो एक जोरदार काम हो जाएगा, आप 5 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप अकेले ही पहुंच गए, मैं हूं सब, बोलो मैं अकेले मीटिंग कर लूंगा। लॉ कहता है इधर होगा मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 लिख लो, वहां नोट कर लो, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको लिखा हुआ, इधर ही दिखेगा बस। ये 3 से ज्यादा के लिए मैं काउंट नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा के लिए मैं काउंट नहीं हो सकता हूं, ये अपने को ध्यान रखना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आ सकता हूं 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, उससे ऊपर के लिए लॉ मुझे अलाउ नहीं करता है। क्या हुआ? हाँ ऐसे करके कर सकते, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। मैक्सिमम एक जना 3 से ज्यादा कंपनीज को रिप्रेजेंट, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं 3 से ज्यादा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एक बंदा 3 से ज्यादा के लिए कोरम में काउंट नहीं हो सकता। इस लाइन का डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, इसी का अगला पार्ट। तो
रूल नंबर फर्स्ट, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड, प्रेफरेंशियल होल्डर्स आर नॉट काउंटेड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी काउंटेड, जितने कंपनीज के लिए उतना काउंटेड लेकिन मैक्सिमम 3। अब इसमें एक और चेंज करते हैं, एक मेंबर और गया। इस बार हमारी कंपनी में मेंबर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है? रामनाथ कोविंद, वो भी हमारी कंपनी के मेंबर हैं। अब आपको एक चीज बता दूं, वो इंडिविजुअल जरूर है, लेकिन जिस पोस्ट पे वो हैं, प्रोटोकॉल कहता है कि वो किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं जब तक उस पोस्ट पे हैं। कंपनी के मेंबर तो पहले भी बन गए होंगे जब एक नॉर्मली काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं। तो आप ऐसे समझो, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। रामनाथ कोविंद जो हैं वो बीजेपी के एक लीडर रहे हैं, नॉर्मल से लीडर रहे हैं बीजेपी के। प्रेसिडेंट बनने से पहले मान लो एक सिचुएशन ऐसी है कि रामनाथ कोविंद यहाँ बैठे हुए हैं और पीएम मोदी उधर से एंटर कर रहे हैं, तो रामनाथ कोविंद को उठ करके जाना पड़ेगा और उनको लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए, अभी प्रेसिडेंट बन गए, अब मोदी जी बैठे हैं और रामनाथ कोविंद आ रहे हैं, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अभी मोदी जी को उनको लेने के लिए जाना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल का मतलब समझो। इसका मतलब आज अगर रामनाथ कोविंद जी की इच्छा हो जाए कि उनको सीए का एग्जाम देना है और लॉ मुझसे पढ़नी है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन। उनको अपन यहाँ पे नहीं बुला सकते। यही अगर वो इस पोस्ट पे नहीं हो, यादव भाई चयन के पास में बैठो, इधर जगह खाली है आपके लिए। तो ये फर्क समझो आप। तो जब भी इस पोस्ट के ऊपर है तो वो कंपनी की मीटिंग को अटेंड, तो वो भी किसी ने किसी को अपॉइंट करेंगे। मान लीजिए उन्होंने भी मुझे अपॉइंट कर दिया, बोलो भाई जल्दी जल्दी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी मैं यहां पे आ रहा हूं, बोलो कोरम में काउंट होगा कि नहीं होगा? हो जाऊंगा ना। एक जना, इसीलिए मैंने क्या कहा था, खाली कंपनीज का नहीं, एक जना मैक्सिमम 3 को रिप्रेजेंट कर सकता है या 3 के लिए कोरम में आ सकता है। तो इट मींस 2 ये, एक प्रेसिडेंट, एक टाटा, एक इन्फोसिस, पूरा 5 का कोरम यहां पे बन जाएगा। ये देखो, इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेम प्रोविजन अप्लाई होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी करना है इसको, एंड अपॉइंट सम अदर पर्सन टू अटेंड मीटिंग, ही शैल डीम टू बी अ मेंबर, और उसको कोरम के अंदर काउंट करना है अपने को। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? क्वेश्चन कर रहे हैं अभी इस ब्रेक, अपन 2 मिनट का क्वेश्चन अभी हो जाएगा। एक आखिरी चीज का और जवाब दो। अब ये जवाब ध्यान से सोच के देना। बाई चांस इस कंपनी में मैं खुद भी मेंबर हूं, अब बोलो, इस कंपनी का मैं खुद भी, ए आ गया, बी आ गया, तीसरे पे मैं खुद चला गया, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ कंपनी एज वेल एज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाटा, इन्फोसिस। सुनो, मीटिंग तो वैलिड हो जाएगी, पर मैं 3 को रिप्रेजेंट नहीं, मीटिंग इसलिए वैलिड हो गई, देखो 2 जने तो आ ही गए, 3 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा तो 5 तो ऐसे ही हो रहे हैं। पर टक्कर ये है कि मैं खुद इस कंपनी का मेंबर हूं, तो मैं मैक्सिमम 3 के लिए कोरम में आ सकता हूं। मैंने आपको बोला था 3 के लिए मैक्सिमम, उसमें से एक तो मैं खुद ही हूं। ऐसा कर सकता हूं क्या मैं मीटिंग में पहुंच जाऊं, मुझे मत काउंट करो, मैं मेरे लिए काउंट नहीं हूं, बाकी 3 के लिए काउंट हूं? इज इट पॉसिबल? तो एक तो मैं एज ए मेंबर हो ही गया, बाकी 2 में मुझे इन तीनों में से किसी भी एक को मना करना पड़ेगा कि सर मैं आपके लिए मीटिंग में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम किसके लिए हो सकते हैं? 3 के लिए। क्वेश्चंस पे आओ। देखो क्वेश्चन फिक्स है, कैसा बनेगा ये 1 मिनट क्वेश्चन कर ले, फिर तुम्हारा डाउट लेता हूं मैं। गवर्नर ऑफ स्टेट भी सेम, राज्यपाल किसी भी स्टेट का, वो भी इसी तरह से प्रेसिडेंट की तरह से किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर फटाफट। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। सुपर फेमस क्वेश्चन है भैया, जबरदस्त। इसमें से भी क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा। देखो 8th नंबर, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड फॉर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ कितना भी कोरम, 6 जनों का। तो एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ मतलब नहीं, अपने को 6 जन देखना है। अब चेक कैसे करोगे कोरम है कि नहीं, मुझे हर एक पॉइंट आगे बताते जाना। जैसे फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात, काउंटेड या नॉट काउंटेड? तो ये मैंने लिख दिया 1 काउंटेड, 6 में से 1 तो हो गए। मिस्टर एल ए एन बी शेयर होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नॉट काउंटेड, मतलब यहां से 0। तीसरे में छोटा सा करेक्शन करना, मिस्टर एल रिप्रेजेंटिंग एम लिमिटेड, एन लिमिटेड एंड ओ लिमिटेड। बोलो बोलो, मिस्टर एल जो 3 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काउंटेड कितने के लिए? 3 के लिए। अब किसी ने कहा सर अगर ये खुद भी मेंबर होता तो लिखा हुआ है क्या? अच्छा अगर खुद भी होता तो भी 3 के लिए तो होता ना, क्यों सर 2 के लिए होता ना?
अरे एक खुद भी तो मेंबर है, तो एक खुद के लिए और बाकी दूसरी दो कंपनियों के लिए मान लो, तो भी हर हाल में 3 तो होता ही होता। हाँ ठीक है, एक के लिए फिर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाता, एक कंपनी को मना करना पड़ता, लेकिन एक खुद प्लस 2 कंपनी, 3 तो हर हाल में होता। चौथा, POR और S जो प्रॉक्सीज है, क्योंकि अगर ये 4 किसी ने काउंट कर लिए तो कोरम हो जाएगा, तो यहां पे ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, प्रॉक्सीज है, प्रॉक्सीज के काउंट नहीं होते। तो टोटल कितने लोग हुए, 4 लोग ही हैं, मतलब कोरम इज नॉट प्रेजेंट। ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोरम नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स काउंटेड है कि नहीं, प्रॉक्सीज आर, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव काउंटेड, प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव काउंटेड, और गवर्नर ऑफ स्टेट का, और एक जना मैक्सिमम काउंटेड खुद को मिला के 3 के लिए हो सकता है। बस ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आज करो, कल आगे कंप्लीट करेंगे।